नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। विकास शुक्ला अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विकास शुक्ला है और मैं आप सभी को मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित यहाँ पर लेक्चर ले रहा हूँ। तो आपने अभी मेरे मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित पुराने 10 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित वो हमारा प्राचीन मध्य प्रदेश को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और आप मेरा कंटेंट भी देख सकते हैं वहां। तो आप लोगों को सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो भी ग्रुप्स हैं आपके, व्हाट्सएप हुआ, टेलीग्राम हुआ या फिर जो जहां भी जो फ्रेंड्स हैं जिनको जरूरत है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को सबसे पहले शेयर कर दीजिए। तो जल्दी से लिंक को शेयर करो, फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग और जो भी लोग आया करिए, प्लीज आप लोग लाइक जरूर किया कीजिए। इतने व्यूज आते हैं पर लाइक कम क्यों आते हैं? क्या मैं कंटेंट कम दे रहा हूँ या मैं मेहनत कम कर रहा हूँ? सच में एक लेक्चर में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिए आप और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए, ये लिखा हुआ है आप सभी के सामने मध्यकालीन मध्य प्रदेश। क्लियर? दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में आप सभी ने पढ़ा है मुझसे गुलाम वंश और खिलजी वंश। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और मैंने जैसा बोला था कि आप सभी पुराना जो अपना मध्यकालीन भारत है उसका इतिहास मैं ऐसा यहाँ मान के चल रहा हूँ कि आप पढ़ चुके और रिवाइज कर चुके हैं। यहाँ मैं सीधे मध्य प्रदेश से संबंधित उन वंशज या फिर उनके बात करें हम शासकों के बारे में चर्चा कर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है तुगलक वंश। क्लियर? तुगलक वंश कब से भारत या मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ? तो भारत में 1320 ईस्वी से ये प्रारंभ हुआ। क्लियर? तो चलिए, अब इसका जो संस्थापक कौन था तो आपको दिखाई दे रहा होगा पहली लाइन में, इसका संस्थापक कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक। अच्छा, इससे पहले एक चीज और मैं बताता हूं आपको। ये जो 3-4 जगह है यहाँ पर ही तुगलक वंश संबंधित रहा है, वो मैंने मैप में आपको बता दी है। एक आपको लिखा हुआ है यहाँ पर चंदेरी। क्लियर? लोकेशन भी बिल्कुल बता दी कहां पर है चंदेरी। ये सागर। ठीक है, और ये उसके आगे ये दमोह। दमोह थोड़ा सा ऊपर बन गया, नीचे की ओर थोड़ा सा। क्लियर? तो ये 3 जगह ये मैंने आपको बताई और एक मांडू भी थोड़ा सा इनसे संबंधित रहा है, तो मैं मांडू लिख देता हूँ। ये देखिए। क्लियर? ये 4 जगह संबंधित रही है इस तुगलक वंश से मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो हम इन्हीं के आसपास बात करने वाले हैं। तो जहां से प्रारंभ होता है तुगलक वंश, वहां से हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है संस्थापक। तो इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था ग्यासुद्दीन तुगलक। क्लियर है? चले हम आगे चलेंगे। इसने निर्माण, अब देखिए ग्यासुद्दीन तुगलक ने मध्य प्रदेश में इसने निर्माण तो बहुत सारा किया है, परंतु हम यहाँ मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश में क्या निर्माण करवाया ग्यासुद्दीन तुगलक ने? तो दमोह महल, जो दमोह में महल है, बाटीगढ़ किला, दमोह महल, इसको इसका निर्माण इस ग्यासुद्दीन तुगलक के सूबेदार ने करवाया। क्लियर? इसने डायरेक्ट नहीं करवाया, इसका जो सूबेदार था उसने यहाँ पे दमोह महल को बनवाया। कहा? बाटीगढ़ में, दमोह में। क्लियर? बाटीगढ़ का किला। चले आगे चलो। यहाँ पर एक शिलालेख भी है जिसमें इसकी जानकारी दी हुई है कि ग्यासुद्दीन तुगलक के सूबेदार ने दमोह महल का निर्माण करवाया। क्लियर अभी तक? आगे चले चलो आगे। इसका पुत्र जोना खान या जूना खान। पिछले वीडियो में एक चीज आप करेक्ट कर लेना, वैसे मैंने गूगल पर देखा था उसके हिसाब से वो सही है, परंतु फिर भी आप उसको करेक्ट कर लेना। अलाउद्दीन खिलजी का नाम शायद मैंने जूना खान बताया हुआ है, ये गूगल पर था, परंतु आप उसको ठीक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अपने को जोना खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक को याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी का नाम था अली गुरशाह, वो मैंने कल बताया था। ठीक है, तो ये देखिए इसका जो पुत्र या सेनापति था वो कौन था? जोना खां या मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की इस गद्दी पर बैठा। इसके बाद ग्यासुद्दीन तुगलक के। चले तो देखो, ये इसकी यहाँ पर आपको तिथि लिखी हुई है। क्लियर? तिथि से प्रश्न नहीं आते हैं। तो देखिए आगे, फिर आपको दिखाई दे रहा होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसने क्या बाटीगढ़ शिलालेख में उल्लेख है इसका। ठीक है, क्या उल्लेख है कि इस
इसका जो चंदेरी का सूबेदार, अब चंदेरी जो मैंने 4 लोकेशन बताई है इस मैप में तुगलक वंश से संबंधित, पहली लोकेशन चंदेरी के बारे में बात करते हैं कि इस मोहम्मद बिन तुगलक ने चंदेरी में एक अपना सूबेदार रखा हुआ था। कौन? जुल्फिकार। इसका नाम इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इस बार के एमपीपीएससी प्री में आ गया था ना हरिपुरा के महाराजा और उसके उस सेनापति के बारे में, क्लियर? तो इस बार भी अब ऐसा हो सकता है कि आ जाए। सोचो आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आ गया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चंदेरी में अपना कौन सा सूबेदार रखा हुआ था, तो आप बता देंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। ठीक है, कोई भी नहीं बता पाता, मैं खुद नहीं बता पाता, मुझे पता नहीं होता या पढ़ा नहीं होता मैंने इसको। क्लियर? चलो आगे। तो यही लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना एक सूबेदार रखे हुए था, कहां? चंदेरी में, जिसका नाम था जुल्फिकार। क्लियर? और यहाँ पर और दमोह में क्या है, एक बाटियागढ़ संस्कृत अभिलेख अनुसार, अब जो बाटियागढ़ का यहाँ से अलग लाइन हो गई है, ऊपर चंदेरी की थी, चंदेरी का सूबेदार कौन रखा हुआ था? जुल्फिकार। अब आगे लिखा हुआ है कि बाटियागढ़ का जो संस्कृत अभिलेख है उसके अनुसार इसने क्या क्या निर्माण करवाया मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो जानवरों से ये बहुत प्यार करता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर? अभी हम इनके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, इनकी और जानकारी। अभी हम एक मैपिंग, एक फ्रेमिंग कर रहे हैं दिमाग में कि वो स्थान कौन से थे और प्रमुख कार्य उन्होंने क्या किए। क्लियर? तो बिल्कुल अंत तक आप बने रहें, आपको सारा कंटेंट यहाँ बेस्ट मिलेगा। इससे बाहर अब होना होगा तो वो दुनिया में किसी से नहीं बनेगा। क्लियर? चलो आगे, बाहर नहीं होगा इससे, ठीक है, क्योंकि बहुत सर्च किया है मैंने। तो देखिए ये लिखा हुआ है गोमट, बावड़ी और बगीचा, ये 2-3 चीजों का निर्माण करवाया किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्लियर? इस बाटियागढ़ अभिलेख अनुसार, बाटियागढ़ कहां पर है? ये लिखा हुआ है दमोह। क्लियर? बाटियागढ़ के संस्कृत अभिलेख अनुसार इसने एक गोमट, बावड़ी और बगीचे का निर्माण करवाया, क्योंकि ये जानवरों से बहुत प्यार। क्लियर? चले आगे। फिर नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक। क्लियर? फिरोज तुगलक ने बहुत विशेष कार्य यहाँ पर नहीं किया है। एक अभिलेख जरूर यहाँ पर मैंने दो चीजों के बारे में तो अपन चर्चा कर चुके हैं, एक चंदेरी और एक बाटियागढ़ दमोह। तो तीसरा लिखा हुआ है सागर। इसके दुल्लनीपुर अभिलेख का जो निर्माण या लिखवाया गया है वो किसके द्वारा, उसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो फिरोज शाह तुगलक की जानकारी मिलती है। इसने मालवा के और चंदेरी के कुछ स्थान पर शासन किया है। क्लियर? सिर्फ इतना, इसने कोई भी निर्माण कार्य मध्य प्रदेश में नहीं करवाया है। क्लियर? तो हमने पढ़ा अभी तक तुगलक वंश, उसमें हमने तीन जो शासकों को देखा, जिनमें 2 ने यहाँ पर प्रमुख रूप से कार्य करवाया, और उन अभिलेख को भी देखा, उस सूबेदार का नाम भी देखा। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है अंत में। ठीक है, अंत में लिखा हुआ है नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, अंत में लिखा हुआ है यहाँ नसीरुद्दीन महमूद के समय मालवा सूबेदार। अब देखिए मालवा में एक सूबेदार आखिरी में था। ठीक है, अंत में नसीरुद्दीन महमूद के समय मालवा सूबेदार दिलावर खां गौरी। ठीक है, अब तुगलक वंश में हुए तो बहुत सारे शासक हैं, परंतु मध्य प्रदेश में सब देख रहे हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ बताऊंगा आपको। अंत में नसीरुद्दीन महमूद के समय मालवा सूबेदार कौन था? दिलावर खां गौरी स्वतंत्र हो गया। जो ये मालवा का सूबेदार था ये क्या हो गया? दिलावर खां गौरी। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना सुनो कि अंत में नसीरुद्दीन महमूद था जो इस तुगलक वंश का, इसके समय मालवा सूबेदार, मालवा में एक सूबेदार था जिसका नाम था दिलावर खां गौरी, स्वतंत्र हो गया। इसने चंदेरी बुंदेलखंड अपने कब्जे में ले लिया। तो इसने क्या करा, जब ये स्वतंत्र हो गया इसकी शक्ति बढ़ी तो ये चंदेरी की ओर बढ़ा और बुंदेलखंड की ओर बढ़ा और अपने कब्जे में इसने दिलावर खां गौरी ने अपने कब्जे में इसको कर लिया। क्लियर? अभी तक समझ में आया? अभी तक समझ में आया? अगर आप लोग चाहते हैं कंटिन्यू वीडियो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा तो मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा। तबीयत ही मेरी उतनी ठीक नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू, एक भी दिन मिस नहीं किया मैंने, कंटिन्यू वीडियो लेके आ रहा हूँ और बेस्ट कंटेंट के साथ। तो प्लीज शेयर करिए। और अगर आप भूल नहीं पाओगे सीरीज
आपने नहीं देखी है तो YouTube पर जाकर मेरी भूल नहीं पाओगे सीरीज को आप जरूर देखिएगा। वहां से आपको बहुत सारी चीजें याद करने जैसी मिल जाएंगी। तो चले आगे, चलो आगे, उसी लेक्चर में याद हो जाएगा आपको, तो वो प्लीज आप देखिए, प्लेलिस्ट में मेरे सारे वो वीडियो आपको मिल जाएंगे। चले आगे, चलो आगे। तो अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक है, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इस मध्य प्रदेश में किया क्या है, या कौन है ये मोहम्मद बिन तुगलक। तो सबसे पहले तो तुगलक वंश का जो गयासुद्दीन तुगलक था, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या कार्य किए, सबसे पहले तो मैं पिछले पेज में भी बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश में दो निर्माण किए, गोमट, बावड़ी, बगीचा। ये कहा, दमोह के वो अभिलेख है, बाटियागढ़ अभिलेख, उसके अनुसार। क्लियर, चले आगे, चलो। फिर लिखा हुआ है इसी समय, अब देखिए यहां से भी अगर प्रश्न आ जाए, इसी समय मोरक्को यात्री, मोरक्को से एक यात्री आया था, मोरक्को से, उसका नाम क्या था, इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता की एक बहुत अच्छी पोयम थी ना, बचपन में एक बुक्स में, कि इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, आधी हवा नाक में घुस गई, आधी घुस गई कान में। मतलब बहुत अच्छी थी, बचपन की यादें ताजा कर देती है। जब उसको छोटा था तो पढ़ता था और सोचता था कि कैसे उड़ जाता होगा जूता जापान में, है ना। तो वही है कि मोरक्को यात्री एवन बतूता, एवन बतूता जो मोरक्को से आया था, उसने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या था, रेला, रेला नाम की। अब देखिए यहाँ से 2 से 3 फैक्ट हैं कि अगर पेपर में आ जाए कि इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत में आया, तो हम बता देंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ये कहाँ का यात्री था, हम बता देंगे मोरक्को का था। इसने कौन सी पुस्तक लिखी, हम बता देंगे रेला। 4 फैक्ट हुए एक लाइन से, क्लियर। चले आगे, चलो आगे। ठीक है, तो फिर शेयर और लाइक जरूर कर देना। अभी भी बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया होगा, प्लीज एक बार जाके लाइक जरूर कर दीजिए। इतनी तो मेहनत करता हूँ, इतने अच्छे से नोट्स बना के लेके आता हूँ, एक लाइक तो बनता है यार। इसे पागल राजा कहा गया। अब इसको देखो, क्या था, ये बहुत विद्वान था, बहुत श्रेष्ठ। यही होता है कि जो ज्यादा पढ़ लेता है, ज्यादा विद्वान होता है, ज्यादा ज्ञानी हो जाता है, उसको लोग पागल घोषित कर देते हैं। जैसे जैसे होता है ना कि साइंटिस्ट को क्या बोला जाता है, बोले वो पागल, पागलों के तरीके से रहते हैं, बड़े बड़े बाल कर लेते हैं, आखिरी में जो मतलब ज्यादा ज्ञानवान हो जाते हैं वो पागल घोषित कर देते हैं। तो ये सबसे विद्वान शासक था, बहुत विद्वान, और इसकी विद्वानता ही इसको खा जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इसे पागल राजा कहा गया। ठीक है, और अन्य नाम इसका क्या था, मलिक उल गाजी। ठीक है, मलिक अल गाजी। और ये क्या था, विद्वान, श्रेष्ठ विद्वान था, मैंने बताया। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, इसने सांकेतिक मुद्राओं का प्रारंभ किया। इसने क्या किया, सांकेतिक मुद्राओं का प्रारंभ किया, और चमड़े के सिक्के चलवाए। ठीक है, चमड़े के सिक्के से चलवाए। तो क्या हो गया था कि जब उसने सांकेतिक मुद्राएं चलवाई, तो लोगों ने घर घर में टकसाल खोल लिए। हर कोई उसमें जो चांदी का मूल्य रहता था, उसी मूल्य के वो चमड़े के सिक्के चलवा दिए कि उतना ही मूल्य रहेगा उनका। तो चमड़ा तो किसी को भी आसानी से मिल जाता था, तो घर घर पैसे बनाने की टकसाल खोल लिए सबने। सिक्के जो थे उनको बनाने के लिए घर में टकसाल खोल लिए। अब सोचो कि अगर जिससे उसको बहुत जो राजस्व था उसमें घाटा लगा, अब हर घर में टकसाल खुल जाए हो जाएंगे तो क्या होगा, आप तो सोचिए, है ना। तो सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, और इससे इसको क्या बोला गया, पागल राजा। इसमें सांकेतिक मुद्रा और चमड़े के सिक्के चलवा दिए। अगर पेपर में आ जाता है कि सांकेतिक मुद्रा किस शासक ने चलवाई, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर, पागल राजा किसे कहते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। मलिक उल गाजी किसे कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को। कौन सबसे विद्वान था तुगलक वंश में, मोहम्मद बिन तुगलक। और उसने किसके सिक्के चलवाए, तो चमड़े के सिक्के चलवाए। क्लियर, चले आगे, चलो। राजधानी, अब देखिए एक काम और, एक पहला काम तो पागलों की तरह कर ही चुका, जिसके लिए उसे पागल बोला जाता है, कि सांकेतिक मुद्रा और चमड़े के सिक्के चलवाए। दूसरा काम देखिए इसने कितना मतलब विद्वान दिमाग वाला किया, कि अपनी राजधानी दिल्ली को दौलताबाद या देवगिरी स्थानांतरित कर दिया। तो क्या हुआ कि दौलताबाद इसके अधीन आ गया था, तो इसने सोचा कि हम दौलताबाद अपनी राजधानी बनाते हैं। परंतु स्थानीय जो छोटे छोटे आस पड़ोस के राजा थे,
और इसकी जो सेना थी उससे उन लोगों ने विद्रोह कर दिया, तो इसकी सेना को वापस लौटना पड़ा। तो जो नुकसान हुआ पैसे का, खाने का, बहुत सारा, यहाँ पे इसको फिर से एक बार नुकसान झेलना पड़ा। तो राजधानी, ये उसका निर्णय गलत था कि दिल्ली से दौलताबाद ले जा रहा था जो, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अमीर ए कोही, ठीक है, दीवान ए अमीर कोही, ठीक है, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की। ये थोड़ा सा अच्छा कार्य था वैसे इसका कि दीवाने अमीर कोही, पेपर में आ जाता है दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो हम बता देंगे कि दीवाने अमीर कोही की स्थापना हमारे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई, जो कि क्या, कृषि भूमि को खेती योग्य बनाना। अब देखिए कृषि भूमि जो पड़ी रहती थी बंजर, इसको क्या करते थे, करता था ये विभाग, तो इसको उपजाऊ बनाता था, खेती योग्य सफाई करवा के उसमें जो भी पैदावार बढ़ाने के लिए प्रयास हो सकते हैं उनको ये करवाता था। कौन, दीवाने अमीर कोही। तो ये कृषि से संबंधित है, खेती से संबंधित है, याद रखना, क्लियर। दो तरीके से ये पेपर हो सकता है कि दीवाने अमीर कोही किसने प्रारंभ की, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक। और क्या है ये, तो ये कृषि से संबंधित विभाग है। चले आगे। फिर देखिए ये खुरास 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 कराचेल अभियान, ठीक है, कराचेल अभियान, और ये दूसरा लिखा हुआ है खुरासन अभियान, ठीक है। अब खुरासन या कराचेल अभियान में, ये खुरासन कहां पर है, पर्सिया के आसपास, और कराचेल कहां पर है, तो ये चीन के आसपास। दो सैन्य अभियान इसने किए, दो सैन्य अभियान इसने प्रारंभ किए, और दोआब राजस्व में वृद्धि कर दी। ये भी इसका गलत डिसीजन था। इसमें दोआब जो कर होता है उस भू राजस्व में वृद्धि कर दी, क्लियर। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल राजा की उपाधि दी गई। विद्वानों को ही पागल बोला जाता है आजकल, जमाना ही खराब है कि नहीं, क्लियर। चले आगे, चलो चलो चलते हैं आगे। देखो अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद हम देखने वाले हैं फिरोज तुगलक को। तो फिरोज तुगलक के बारे में अभी चर्चा की थी अपन ने कि फिरोज तुगलक ने जो दलनीपुर अभिलेख था सागर में था ना, अभी अभी तो बताया था मैंने, अभी अभी मैंने बताया था, फिर से दिखा देता हूँ। देखो ये दलनीपुर अभिलेख जो सागर में था, यहाँ पर बात हो रही है कि फिरोज तुगलक की बात इसमें की गई है। इस अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने लिखवाया, ठीक है। इतने मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। चलो, तो लिखा हुआ है दलनीपुर अभिलेख कहां पर है, ये लिखा है सागर, ठीक है। फिर दूसरा सर्वाधिक दास, तो जो सबसे ज्यादा दास थे वो किसके समय में थे, फिरोज शाह तुगलक के समय सर्वाधिक दास थे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, यहां से प्रश्न आ सकता है, दोनों से प्रश्न। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें, दलनीपुर अभिलेख में किसका उल्लेख किया गया है, तो फिरोज शाह तुगलक पहला। दूसरा, सर्वाधिक दास रखने वाला कौन सा वंशज था, तो ये लिखा हुआ है फिरोज तुगलक, ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला, जजिया कर होता है, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला प्रथम सुल्तान। देखिए ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक, क्लियर। चले आगे, चलो नेक्स्ट लिखा हुआ है सिंचाई कर प्रारंभ किया, इसने सिंचाई कर भी प्रारंभ कर दिया। सिंचाई के लिए कर, फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट, जितनी लाइन लिखी ना सब इंपोर्टेंट। आप खुद देखिए क्या ऐसे प्रश्न नहीं आए हैं, फिर कौन सा पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने सिंचाई कर को प्रारंभ किया, तो फिरोज शाह तुगलक, सिंचाई। दारुल सफा का निर्माण किया। अब दारुल सफा क्या है, दारुल सफा अस्पताल हुआ करते थे, उसका निर्माण भी, अस्पतालों का निर्माण किसने करवाया, फिरोज। नेक्स्ट लिखा हुआ है दीवाने खैरात। तो ये दीवाने खैरात बोलते हैं ना कि खैरात बट रही है क्या, तो ये दान दान से संबंधित विभाग था इसका, जो तो दीवाने खैरात नाम से प्रचलित था, और वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके अलावा दीवाने बंदगाम, दीवाने बग्गा, अगर ऐसा आ जाता है पेपर में कि दीवाने खैरात किस शासक के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो फिरोज शाह तुगलक, क्लियर है। चले आगे, चलो नेक्स्ट लिखा हुआ है सिक्के। तो इसने जो सिक्के चलवाए, ये नहीं था मोहम्मद बिन तुगलक की तरह पागल, इसने ऐसा कुछ नहीं किया कि सांकेतिक मुद्रा, या फिर हम बात करें कि जो हमारा वो था
चमड़े के सिक्के, वो सब सारी चीजें चलाए। तो इसने तो सशगनी सिक्के चलाए, अर्ध सिक्के चलाए और विक सिक्के चलाए। कौन कौन से? अब आ जाता है पेपर में, सशगनी क्या है अब बता देंगे, सिक्के। अर्ध क्या है बता देंगे, सिक्के। किसने चलवाए? फिरोज तुगलक। किसने चलवाए? फिरोज तुगलक। सशगनी सिक्के किनको बोला जाता था? जो चांदी के होते थे। कितने सारे फैक्ट। सशगनी सिक्के किसके होते थे? चांदी के। और अर्ध और विक क्या होते थे? ये तांबे के सिक्के होते थे। क्लियर है समझ में या नहीं? फिर से सुनिए, जो सिक्के हैं सशगनी सिक्के, वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए। ये चांदी के सिक्के होते थे। इसके साथ जो अर्ध और विक होते थे, ये तांबे के सिक्के। क्लियर? चले आगे, चलो आगे। फिर लिखा हुआ है पुस्तक। तो तारीख है फिरोज शाही। आप देखिए पेपर में इस बार 2019 का जो पेपर था उसको उठा के देख लेना, एमपीपीएससी का प्री, उसमें देखना आप प्रश्न आया था, एक प्रश्न देख लेना जाके। पुस्तक लिखा हुआ है तारीख ए फिरोज शाही। ये किसने लिखी है? तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी। किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है तारीख ए फिरोज शाही। क्लियर? तो ये समझ में आए कि दलनीप और अभिलेख सागर में किसके द्वारा? फिरोज तुगलक। सर्वाधिक दास? फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला प्रथम सुल्तान? फिरोज तुगलक। सिंचाई कर प्रारंभ? फिरोज तुगलक। दारुल सफा का निर्माण? फिरोज तुगलक। दीवाने खैरात, दीवाने बग्गा, दीवाने बंदगान, ये सब किसने? तो फिरोज तुगलक। अंत में लिखा हुआ है पुस्तक। तो तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। किसके लिए? फिरोज शाह तुगलक के जो शासनकाल है उसका वर्णन इसमें किया हुआ है। क्लियर? चले हम आगे, तो चलिए हम चलते हैं अब आगे। आप नोट्स साथ में बनाते जाइएगा। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, मैंने पीडीएफ दी थी तो अपना नाम डाल के मेरे नोट्स का गलत इस्तेमाल किया है। बताइए, मैं सब कुछ एकदम मुफ्त दे रहा हूँ, इतनी मेहनत कर करके लोग नोट्स भी चोरी कर रहे हैं और अपना नाम डाल रहे हैं। तो प्लीज आप इसकी क्लास के साथ में अपने नोट्स बनाते जाइए। और यहाँ मैं पूरी क्लासेस आपको कंप्लीट करा के जाऊंगा। आज एक स्टूडेंट ने फोन किया था कि सर क्या आपका ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है? तो बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पहले ही बोल रहा हूँ कि आपको मैं कोर्स बेचने नहीं आया हूँ। और शायद मैं कोर्स बेचने आया होता, कोर्स यहाँ पर मैं बना रहा होता, तो इतनी चीजें मैं कोर्स में भी नहीं अंदर देता जितनी मैं एकदम मुफ्त दे रहा हूँ। क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और बेस्ट, ज्यादा से ज्यादा अपना बेस्ट मैं दिखा सकूं, आपको दे सकूं अपना कंटेंट। तो यहाँ मैं सारी क्लास एकदम पूरी मुफ्त, पूरा कोर्स कवर कर दूंगा। बिल्कुल आप टेंशन मत लो, एकदम मुफ्त। तो बस आपको सिर्फ मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि आप शेयर करना चीजों को और लाइक जरूर करना प्लीज आप, है ना। सारा मैं कंटेंट मुफ्त दे जाऊंगा, बस आपको सिर्फ फीस इतनी ही देनी है। अब आप खुद चाहते बताइए, बताइए अगर मैं इन्हीं की फीस रख दूं तो आप लोग शायद ज्यादा उसको वो करने लगोगे, ध्यान देने लगोगे। क्योंकि फ्री में कोई भी चीज मिलती तो उसकी वैल्यू कोई नहीं करता, ये सच्चाई है। फ्री में मिली हुई चीज की कोई कदर नहीं करता। आप खुद कंटेंट देखिए ना, आप लोग एक लाइक भी नहीं करते। प्लीज एक लाइक जरूर करें, है ना। अपना ही चैनल है यार, अपने को ही उठाना है। फीस की जगह कहीं ना कहीं आपको गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। बिना गुरु दक्षिणा के कोई भी सफलता में दिक्कत आती है। ऐसा नहीं बोल रहा नहीं होता, बिल्कुल भी मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, परंतु आप लोग प्लीज इसको शेयर और लाइक जरूर करें। इतनी ही फीस है मेरी, बस। ठीक है, चले आगे, तो चलो। भूषण शाह। भूषण शाह लिखा हुआ है, तो ये कब से कब तक इसे शासन किया? ये किया हुआ है 1406 से 1435 ईस्वी तक। क्लियर? होशंग शाह। अब आएगा मजा, क्योंकि यहां से प्रश्न हो सकता है। सबने सुन रखा है होशंग शाह, होशंग शाह, होशंग शाह का मकबरा, इसके अलावा जानकारी और कुछ नहीं है किसी के पास। तो देखो इसमें अब बताता हूं मैं, ऐसे फैक्ट देखो आप। होशंग शाह मालवा क्षेत्र का औपचारिक रूप से नियुक्त प्रथम इस्लामिक राजा। ध्यान से सुनो, मालवा क्षेत्र का है सबसे पहली बात। औपचारिक रूप से नियुक्त है ये इस्लामिक राजा। अन्य नाम अल्प खां। अगर आ जाता है पेपर में कि हुसैन शाह का दूसरा नाम, तो ये मैं लिख देता हूं अल्प खां। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न।
अन्य नाम पूछा जा सकता है तो हम बता देंगे कि होशंग शाह का जो मालवा का स्वतंत्र शासक था, इसमें क्या औपचारिक रूप से नियुक्त शासक था, इसका अन्य नाम क्या था, अल्प। ठीक है। राजधानी कहाँ बनाई हुई थी, ये लिखा हुआ है मांडू। क्लियर। चले हम आगे, तो चलो इसका पिता कौन था, तो इसका पिता था दिलावर खां लोधी। जो दिलावर खां था ना, दिलावर खां गौरी, सॉरी, ठीक है, दिलावर खां गौरी, इसका क्या था, पिता। अभी पिछले सबसे पहली स्लाइड में हम बात कर चुके हैं ना, दिखा। देखो ये क्या लिखा था, मैंने यहां बताया था, अंत में नसीमुद्दीन महमूद के समय मालवा सूबेदार दिलावर खां गौरी स्वतंत्र हो गया। तो ये वही दिलावर खां गौरी है। क्लियर। जो आखिरी सुल्तान तुगलक वंश को समाप्त करते हुए मालवा पर जिसने अधिकार किया था, तो उसी का पुत्र है ये कौन, होशंग। क्लियर। अभी क्लियर हुआ कि ये किसका पुत्र है, तो ये दिलावर खां का पुत्र है, दिलावर खां गौरी, जिसकी की बात हम पिछले सबसे पहले पेज में कर चुके हैं, दिलावर खां। ठीक है। तो होशंग शाह मालवा क्षेत्र पर औपचारिक रूप से नियुक्त प्रथम इस्लामिक राजा था। इसका अन्य नाम हल्का था और राजधानी इसकी जो थी वो मांडू थी। क्लियर। इसकी जो राजधानी थी वो मांडू थी। अब हम चलते हैं आगे। इसका पिता दिलावर खां, ये लिखा हुआ है दिलावर खां, फिरोज तुगलक का दरबारी था। और ये किसके दरबार में रहता था, तो फिरोज शाह जो तुगलक थे उसमें ही आखिरी वाले, जो क्या होता है ना कि दरबारी रहते हैं राजा, किसी न किसी राजा के यहाँ। धीरे धीरे क्या होता है, राजा चेंज होते हैं। अब कोई भी कमजोर राजा दिखा तो उसने दावा बोल दिया। यही किया दिलावर खान ने। दिलावर खान दरबारी था उसी फिरोज शाह तुगलक का, परंतु उसने देखा कि नसीमुद्दीन जो है वो कमजोर है, तो इसने दिलावर खान उस पर हमला कर दिया और उससे क्या किया, राजपाट छीन लिया। क्लियर। उससे राजपाट छीन लिया और राजपाट छीनने के बाद यहाँ पर स्वतंत्र राजा बन गया दिलावर खान। और फिर दिलावर खान के बाद उसका पुत्र, अब पुत्र कोई मिली है विरासत, है ना, क्योंकि ये तो पहले दरबारी रहा, तो कुछ समय तक राज भी किया होगा, लेकिन उस समय वो बुजुर्ग हो चुका होगा, तो इसने अपने पुत्र जो होशंग शाह या अल्प खां है उसको सत्ता सौंप दी। फिर लिखा हुआ है, फिर देखो, और ये ब्रैकेट में लिखा है फिरोज शाह द्वारा मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था इसको। जो फिरोज शाह तुगलक था ये मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया था दिलावर खां। ठीक है। किंतु अंत में उसने क्या किया, उसी तुगलक वंश पर धावा करके शासन प्राप्त कर लिया। ठीक है। और अपने पुत्र होशंग शाह या अल्प खां को अपना फिर बाद में शासन दे दिया। नीचे लिखा हुआ है कि ये हम बाद मकबरा बाद में पढ़ते हैं, पहले निर्माण पढ़ते हैं। देखिए इस होशंग शाह ने क्या क्या निर्माण करवाया। मांडू की जामा मस्जिद, जो मांडू है हमारा, मांडू की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो मांडू की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण इस होशंग शाह या अल्प खां के द्वारा करवाया गया। क्लियर। चले आगे, चलो। इसके अलावा दिल्ली दरवाजा, अब पेपर में आ जाएगा दिल्ली दरवाजा कहां पर है, पेपर में आ जाए दिल्ली दरवाजा कहां है, तो दिल्ली में नहीं है, ये कहां पर है, मांडू। फिर से सुनो, होशंग शाह के द्वारा निर्माण कार्य किया गया वो जामा मस्जिद जो कि मांडू में है, दिल्ली दरवाजा जो कि मांडू में ही है। ठीक है। और अपने जो मकबरे का निर्माण कार्य इसने प्रारंभ कर दिया था। सोचो, स्वयं के ही मकबरे की नींव इसने रखी थी। क्लियर। चले आगे, चलो आगे। फिर क्या हुआ, देखो जो होशंग शाह का मकबरा है वो कहां पर है, मांडू। होशंग शाह का मकबरा सबने पढ़ा है, बस इतनी ही लाइन पता होगी सबको कि होशंग शाह का मकबरा मांडू में है। ठीक है। ये क्या है, मध्य प्रदेश का ताजमहल है। ध्यान से सुनना, मध्य प्रदेश का क्या है, ताजमहल है। क्यों, क्योंकि जो ताजमहल की डिजाइन बनाई गई थी, तो शाहजहां ने यहाँ पर मध्य प्रदेश में अपने जो आर्किटेक्ट थे उनको भेजा, कहां पर, होशंग शाह के मकबरा जो में मकबरा को देखने के लिए मांडू में भेजा। ठीक है। किसने, शाहजहां ने। और फिर इसमें इसमें जब वो आए, कौन, आर्किटेक्ट, तो उन्होंने इसकी पूरी मैपिंग या छवि अपने दिमाग में उतारी और फिर उसके बाद जाकर के वो ताजमहल का निर्माण करवाया गया और फिर उसको मूर्त रूप दिया गया। तो अगर पेपर में आ जाता है ताजमहल मध्य प्रदेश के किस मकबरे की कलाकृति है या उसकी छवि है, तो हम बता देंगे कि जो होशंग शाह का मकबरा था उसको ही देख करके ताजमहल का निर्माण करवाया गया है, जो कि मांडू में है।
चले आगे। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो महमूद शाह द्वारा निर्माण पूर्ण। क्लियर। अभी मैं इसकी फोटो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसा था। तो सबसे पहले तो अभी आप ये बात बहुत, ये दो लाइनें हैं ना, बहुत अच्छे से देखिए, यहां से प्रश्न हो सकते हैं। पहला ही कि होशंग शाह का मकबरा कहां पर है? मांडू। किसके जैसा? किसके जैसा नहीं, इसके जैसा, इसके जैसा ताजमहल है, ठीक है। और इसको मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। नींव होशंग शाह के द्वारा ही रखी गई, परंतु पूर्ण किसके द्वारा? तो होशंग शाह का भी जो पुत्र था महमूद शाह, इसके द्वारा करवाया गया। किससे बनी है? संगमरमर से बनी है। क्लियर। मध्य प्रदेश का है ये ताजमहल, ठीक है ना। चलो आगे। फिर लिखा हुआ है, निर्माण में मैं बता दिया। फिर आखिरी में एक लाइन लिखी हुई है, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, इसके पिता। तो इसका जो पिता था, कौन था इसका पिता? होशंग शाह की बात हो रही, तो होशंग शाह का जो पिता था दिलावर खां गौरी ने मांडू का नाम, अब देखिए ये लाइन क्या आपको कहीं मिली, कहीं पता थी अभी तक आपको? सिर्फ आप यही पढ़ते आ रहे हैं बुक्स में, ये एक लाइन लिखी है मांडू। मांडू का प्राचीन नाम सादियाबाद। किसने रखा? तो दिलावर खां गौरी था जो होशंग शाह का पिता, इसने मांडू का नाम, ये लिखा हुआ है, इसने मांडू का नाम सादियाबाद किया। और सादियाबाद का मतलब क्या होता है? आनंद नगरी, सिटी ऑफ जॉय। और मांडू, खुशियों का शहर, सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी। और मांडू, मांडू का नाम सादियाबाद। किसने रखा? दिलावर खां गौरी। कौन है ये? होशंग शाह के पिताजी। क्लियर। बात समझ में आई? और होशंग शाह के मकबरे को आप बिल्कुल ध्यान रखना, ताजमहल की डिजाइन इसको देख कर की गई है। अभी आगे मैं नमूना अपने आपको दिखाने वाला हूं आप सभी को। तो देखिए, ये देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए ये है होशंग शाह का मकबरा मांडू। देखो कुछ इसी तरीके से दिखता है ना ताजमहल, होता है ना। इसको ही देख के ताजमहल को बनाया गया है। मध्य प्रदेश का ताजमहल क्या है ये? मध्य प्रदेश का ताजमहल। देखो ना इसी प्रकार से है ना। किसके द्वारा बनवाया गया? तो महमूद शाह। नींव किसने रखी? स्वयं होशंग शाह ने। होशंग शाह कौन था? दिलावर खां गौरी का पुत्र। क्लियर। किससे बना हुआ है ये? तो ये बना हुआ है संगमरमर से, ठीक है। और मांडू का नाम सादियाबाद किसने किया? तो मांडू का नाम सादियाबाद किया दिलावर खां गौरी ने, याद रखना, ठीक है। और सादियाबाद का मतलब होता है सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी। क्लियर। चले हम आगे। अब तो नहीं भूलोगे। एक एक पिक और इसको दिखाता हूं। ये देखिए, ये है हुमायूं का, सॉरी हुमायूं का बोल दिया, होशंग शाह का मकबरा। क्लियर। आया समझ में? देखिए ना, एकदम ताजमहल सा लग रहा है। तो चलिए, आज की हमारी क्लास इतनी ही है। आज मैं टेस्ट पेपर इसमें ऐड नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। आप इस वीडियो को फिर से एक बार जरूर देखना। अगर आपने एक से दो बार इसको देख लिया, सब याद हो जाएगा। इससे बाहर पेपर नहीं होगा। इतने फैक्ट के बाद आपको पेपर बाहर नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल पक्का है। क्लियर। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भी वीडियो को देख रहा है प्लीज लाइक कीजिएगा, प्लीज। ठीक है। तो चले हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।